और इस वक्त की अहम खबर, राजस्थान में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। मंत्री राठौड़ ने बताया कि सरकार ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन को एक साथ बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नीति लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान भी मिलेगी। बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी विभाग बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। ये विभाग देश विदेश में बसे राजस्थानियों को राज्य की नीतियों, निवेश के अवसरों और सांस्कृतिक जुड़ाव से जोड़ेगा। कैबिनेट ने सिरोही के राजकीय कॉलेज का नाम बदलने और राज्य में कोयला आधारित नई ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। साथ ही आईटी, फाइनेंस और प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनियों को तेज अनुमतियों और प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया। तो आज जब तकरीबन 4 बजे समय रखा गया था कैबिनेट की बैठक का, और ये कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होती है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बड़ी ही गंभीरता के साथ में तमाम मसलों पर यहाँ पर चर्चा होती है। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए वो सच बेधड़क की स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट के फैसले, प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग अब गठित किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी और नए कोयला आधारित जो परियोजना उसको भी हरी झंडी मिली है। साथ ही चाहे फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनसे रिलेटेड भी फैसले लिए गए। क्योंकि इससे इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ दानदाताओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस जैविक कंपनी में RUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रम से 26% और 76% रहेगी। इसमें खदान स्थल 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। RUNL की शेयर होल्डिंग के लिए अंश पूंजी की व्यवस्था RUNL के सोलर पार्क की परिसंपत्तियों का उपयोग करके ही की जाएगी। एक विषय जो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रदेश में अक्षय ऊर्जा में देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर है और इसमें सबसे उपयुक्त वातावरण, स्थान और परिस्थिति हमारे पास उपलब्ध है वो राजस्थान में सौर ऊर्जा। हम निरंतर सौर ऊर्जा में जो भी प्रतिष्ठान आ रहे हैं लैंड अलॉटमेंट में उनकी पूरी सुविधा दे रही है और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो निर्धारित अवधि के अंदर अपना प्रतिष्ठान स्थापित करे और अपना बिजली उत्पादन प्रारंभ करे। और इसके लिए आज 2 कंपनियों को, एक तो कणीसर है उगल तहसील में, उसमें 161.45 हेक्टेयर भूमि और एक रावतबाटा की तहसील में खरनाई गांव है, उसमें 356.25 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की परमिशन दी है। जो हमारी जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत
बाकी राज्यों से कम है। राजस्थान में युवा शिक्षित भी है, मेहनती भी हैं और टेक्नोलॉजी से युक्त भी हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। GCC, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिसर्च करने के लिए, डेटा को संग्रहण करने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए और इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जा सकता है, उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पे और अब छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की हम बात करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगी। जनजाति गौरव दिवस के समापन समारोह में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीजी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति के अंबिकापुर दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के सरगुजा और बस्तर से आए आदिवासी समुदाय में भारी उत्साह, जोश, जुनून देखने को मिल रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश भर में मनाया जा रहा है जनजाति गौरव दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच से आम सभा को संबोधित करेंगी और ये कार्यक्रम की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत तस्वीरें। जनजाति गौरव दिवस चल रहा है, लगातार अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिलहाल ये अंबिकापुर के शिल्पग्राम की तस्वीरें। जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा। राष्ट्रपति महोदय के आगमन की संपूर्ण तैयारी लगभग कर ली गई है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखरा योजना का भी प्रारंभ कल से किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि अखरा योजना उत्तर छत्तीसगढ़ में सभी जगह अखरा का बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सभी व्यापक जितनी भी तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई हैं और सारे लोगों को आमंत्रित वगैरह किया जा चुका है और अपना पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था की है। मंच पर कौन कौन लोग शिरकत करते नजर आएंगे? मंच की अलग से लिस्ट बनी है तो वो आप आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं और सभी पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समाज के प्रमुख, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री से जो सम्मानित है आदिवासी परिवार, ये लोग भी आ रहे हैं। कार्यक्रम हेलीपैड से जो हमारा रूट है और जो ये कार्यक्रम स्थल है, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। आज हम लोगों ने दिन भर रिहर्सल भी किया है इसका और जहाँ जहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, ट्रैफिक भी किया, जहाँ भारी वाहनों को रोकना है, उसके संबंध में भी लगातार 2 दिन से आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और पर्याप्त बल हमारे पास भी रेंज से भी और पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध करवाया गया है, जिसके अनुरूप यहाँ पे लगवाया गया है और आपस में कोऑर्डिनेट करके जो प्रशासन उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लगातार तैयारी की जा रही है। कितने अधिकारियों से कितना सुरक्षा बल होगा? इसमें अब एग्जैक्ट संख्या तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन सभी जगह जितने भी जैसे ये इवेंट है हमारे यहाँ कार्यक्रम स्थल एवेन्यू है, यहाँ भी पर्याप्त संख्या में IPS अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी और इसी प्रकार जो हमारा रूट व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी और हेलीपैड में भी लगाए गए कल। और चलिए अब एक बार फिर से राजस्थान की हम बात करेंगे, जहां पर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में बुधवार को राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। जी हां, उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने नगाड़ा बजा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और घूमर फेस्टिवल की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली बार राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों यानी कि जयपुर की हम बात कर ले, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में एक साथ घूमर महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। डेप्यूटी CM दिया कुमारी बिल्कुल पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में करीब 6000 महिलाओं और युवतियों ने सामूहिक रूप से घूमर किया और ये घूमर नृत्य करती हुई महिलाएं, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। दिया कुमारी ने सांसद मंजू शर्मा और अन्य गणमान्य महिलाओं के साथ में प्रतीकात्मक नृत्य किया है। कार्यक्रम में डांस एकेडमी, तलवारबाजी संघ और CRPF बैंड की प्रस्तुतियों ने
माहौल को और भी जीवंत बना दिया। साथ ही जयपुर और जोधपुर में तकरीबन 2,34,000 जबकि अन्य 5 संभागों के लिए 1,04,000 रुपए के पुरस्कार भी वितरित किए गए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत घूमर महोत्सव की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज सब इतनी बड़ी संख्या में सभी आप सब मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज घूमर महोत्सव की शुरुआत है 19 नवंबर। आज पहली बार हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान भर में 7 संभागों में, संभाग मुख्यालय में हजारों की संख्या में माताएं बहनें घूमर महोत्सव में भाग ले रही हैं। ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है और हम सब राजस्थानी, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी विरासत, हमारे लोक संगीत, हमारे लोक नृत्य, लोक कलाएं, मुझे लगता है हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ें। और इसकी पहल राजस्थान सरकार पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा आज घूमर महोत्सव से हम लोगों ने, ये हमारा प्रयास रहा है कि हम सब मिलकर हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, ये जो हम लोग हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, शादी ब्याह में करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम लोग हमारी नई पीढ़ी को जब तक जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। रियाबड़ी इलाके में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों के मामले को लेकर के विधायक कलरू ने बुधवार को महत्वपूर्ण समीक्षा की है। कई गांव ऐसे पाए गए जिन्हें पटवारियों की लापरवाही के कारण आपदाग्रस्त सूची में शामिल ही नहीं किया था। इस पर विधायक ने तुरंत रिपोर्ट तलब की। उपखंड अधिकारी सूर्यकांत व्यास और तहसीलदार अशोक मेघवाल ने मौके पर मौजूद रह करके फसल खराबे की नई रिपोर्ट तैयार की और शाम होते ही जिला कलेक्टर को भेज भी दी। विधायक कलरू ने साफ तौर पर कह दिया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं एसडीएम व्यास ने भी चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले किसी भी कार्मिक को छोड़ा नहीं जाएगा। निरीक्षण के दौरान कई जनप्रतिनिधि, सरपंच, मंडल पदाधिकारी और पटवारी भी मौजूद रहे। इलाके में किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। तो लापरवाही पर सख्त संकेत यहां पर दिए विधायक कलरू ने। अतिवृष्टि को लेकर के रिपोर्ट तलब की है और पटवारियों की कोताही से कई गांव सूची से बाहर एसडीएम और तहसीलदार ने तैयार करके रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर को भेज दी है और नई रिपोर्ट शाम तक प्रेषित होगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत यहां पर दे दिए गए हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पाडला हाड़लिया गांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर खेतों में काम करने के बाद घर लौटे एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया और अपनी जीवन लीला को पूरी तरह से समाप्त कर लिया। 45 साल के नागेंद्र सिंह राठौड़ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले सागवाड़ा अस्पताल और फिर डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मामला दर्ज करके पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में लगी हुई है। पाडला हाडलिया गांव में युवक की मौत का मामला है। एक युवक ने विषाक्त सेवन किया है। तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद में परिवारजनों में काफी शोक की लहर है, सदमा है। पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों को शव सौंप दिया गया। तस्वीरें हमने ब्लर करके दिखाई है, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। एक युवक की मौत का मामला है। विषाक्त पदार्थ का युवक ने सेवन किया, जिसके चलते युवक को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद में पूरे परिवार में सदमे का माहौल है, गम है, शोक की लहर है। परिवारजन काफी दुखी है और चिंतित भी है।
जाहिर सी बात है, जब आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसे चला जाता है तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और वही इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि परिवार के लोग कितने गमजदा है। और अब जोधपुर के शेरगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर उपखंड क्षेत्र में अवैध कपड़ा धुलाई की फैक्ट्रियों पर एनजीटी टीम की कार्रवाई देखने को मिली। कार्रवाई में 10 अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों के निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान शेरगढ़ पुलिस भी मौजूद रही। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। तो जोधपुर की तस्वीरें, कार्रवाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनजीटी की कार्रवाई का डंडा यहां पर चला है। और अब छत्तीसगढ़ के कांकेर की हम बात करेंगे, जहां पर नहरपुर ब्लॉक में दिन दहाड़े वार्ड की गलियों में घूमते नजर आया भालू। और भालू की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए छत्तीसगढ़ की, जहां पर भालू को देख करके वार्डवासी घर में ही छिप गए। दहशत का माहौल। और यही भालू यदि किसी जंगल में दिखाई देता तो शायद सभी लोग रोमांचित हो उठते। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं, जहाँ मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, रिहायशी इलाका है, लोग आते जाते हैं, इसलिए डर में है और सहमे हुए हैं। ठंड शुरू होते ही भोजन की तलाश में जंगली जानवरों का रहवासी इलाके की तरफ बढ़ रहा जो रुख है, वो लोगों के लिए डरा देने वाला है। और अब सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। सेवती खुर्द में ड्यूटी कर रहे बीएलओ हरिओम बैरवा की बुधवार सुबह अचानक से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि एसआईआर के काम को लेकर के तहसीलदार के लगातार फोन और बढ़ते प्रशासनिक दबाव के चलते हरिओम कई दिनों से तनाव में थे। सुबह 7:32 पर तहसीलदार का फोन आने के ठीक 10 मिनट बाद हरिओम को अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पिछले 6 दिनों से हरिओम सुबह से देर रात तक काम में ही जुटे रहते थे और जिसमें वे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुके थे। 4 छोटी बेटियों के सिर से पिता का साया उठ जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं तहसीलदार और एसडीएम ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। जो कि हरिओम बैरवा अध्यापक है, सेवती खुर्द में पोस्टेड है वर्तमान, और इन्हें बीएलओ चार्ज दे रखा है। तहसीलदार का दबाव है। सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 12-1 बजे तक आते हैं, 2 बजे काम करते हैं, फिर 3 बजे उठा देते हैं। फिर बिल्कुल सरकार ने दबाव बना रखा है। एक तरीके से मान लो कि टीचरों बहुत दबाव हो रहा है। भाई इनको पढ़ाने के लिए रखा है, आपने इनको काम करना, भाई काम के लिए और लगाओ ना, क्योंकि माइंड करते बहुत दिमाग खराब था। रात में मैं खुद 11 बजे तक इनके पास मौजूद था। मैंने कहा मैं भाई हो गया काम के, भाई करते बहुत दबाव बना, बोले हमारी मौत से भेजा हो रही, स्कूल संभालो क्या करूँ, चाचा छोरी छोरा नहीं है। और सुबह मेरी आंखों के सामने नारे थे, तेल लगा रहे खुद में खुद ही यही हो वरंडा में। मैं सोची भाई तेल लगा में के नीचे कंगू कर रोज उठाव लग रहा, यही हो गया। इससे मतलब उनको तनाव में आके वो डेथ हो गई। तनाव में, डिप्रेशन में था, बिल्कुल तहसीलदार का दबाव था। अच्छा, तहसीलदार बार बार में दबाव दे रहे थे, बीएलओ पे सब पे दबाव बना रखा।